नमस्कार दोस्तों, मैं राजन दुबे स्वागत करता हूं आपका इंडिया के बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। हमारी जिंदगी रोज एक नई चुनौती का सामना करती है, चाहे वो हमारी व्यक्तिगत जिंदगी हो, चाहे वो हमारा समाज हो, चाहे वो हमारा समुदाय हो, चाहे वो हमारा देश हो। ऐसी ही एक नई चुनौती हमारे सामने खड़ी हुई और वो चुनौती थी वक्फ बोर्ड की। ये चुनौती आज की नहीं है, ये चुनौती 1955 की है। हमारे सामने एक नई समस्या आके खड़ी हुई। वैसे हमारे देश का विभाजन हिंदू और मुस्लिम के बिहाफ पर, धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन भारत एक ऐसा देश रहा सदियों से जिसकी पहचान उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसका भाईचारा ही दुनिया को दिखाई देता रहा। लेकिन एक नई चुनौती ऐसी आके हमारे सामने खड़ी हुई जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते रहे, और नो डाउट वो समय के साथ अल्पसंख्यक थे। आज भी हमारे देश में उन्हें अल्पसंख्यक ही कहा जाता है क्योंकि उनकी संख्या बहुसंख्यकों से कम होती है। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय की। तो मुस्लिम समुदाय को एक विशेष अधिकार दिया गया उनके धर्म के आधार पर कि उन्हें कुछ संपत्तियां अर्जित करने, एक ऐसा संगठन बनाने जो उस समुदाय के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए बनी हो। और ये लड़ाई शुरुआत करती है 1955 में। तो आइए आज इसी लड़ाई की जड़ से लेकर के इसके फल तक की चर्चा करते हैं आज के इस सेशन में। जी हां, हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की, और इस वक्फ बोर्ड पे जो नया संशोधन आया 2025 में, इस 2025 ने 1955 के इस कानून को कैसे बदला, कितना बदला, क्या बदलाव परिस्थितियों के अनुकूल हुआ, क्या यह बदलाव प्रतिशोध की भावना से हुआ, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे। और मैं आप पर छोड़ूंगा कि आप इसका एनालिसिस करेंगे कि यह बदलाव परिस्थितियों के अनुकूल है या प्रतिशोध की भावना पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। वक्फ बोर्ड क्या है? तो एक वक्फ बोर्ड उस राज्य या केंद्र की संस्थागत इकाई है। वक्फ बोर्ड राज्य और केंद्र की एक संस्थागत इकाई है जो मुसलमानों या धार्मिक चैरिटेबल, याद रखिएगा, मुसलमान द्वारा धार्मिक चैरिटेबल मकसद से डोनेट की गई संपत्तियों का प्रबंधन करता है। तो याद रखिएगा, हमारा जो मुस्लिम समुदाय है वो क्या करता है? अपने भाइयों के विकास, अपने भाइयों के कल्याण के लिए अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा डोनेट करता है। यह शुरुआत यहीं से हुई। लेकिन चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हम चारों आपस में अपने आप को भाई मानते हैं। तो मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय भी इस ट्रस्ट में अपनी संपत्तियां डोनेट करने लगा, जिससे इस समुदाय के मैक्सिमम कमजोर लोगों का कल्याण हो सके। और इस दान की हुई संपत्ति को मैनेज करने के लिए, इस संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए एक संस्था बनाई गई। संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए एक संस्था बनाई गई जो बोर्ड के नाम से जानी गई। इस बोर्ड को हम क्या कहने लगे? वक्फ बोर्ड कहने लगे, जो वक्फ मतलब दान की गई, चैरिटी की गई संपत्तियों का प्रबंधन करता है। तो सीधा सा मतलब है कि इस बोर्ड को इस संपत्ति का स्वामित्व मिला, और जब किसी को स्वामित्व मिलता है तो सीधी सी बात है दोस्त, कभी ना कभी उनमें से किसी ना किसी के बीच में लालच की भावना जरूर आती है। और यह संपत्ति व्यक्ति विशेष की नहीं थी, यह संपत्ति सार्वजनिक थी, जनता के द्वारा दी गई थी, लोगों के द्वारा दी गई थी। तो अब आवश्यकता था इसके प्रबंधन का। तो सरकार ने इसको लेकर के कानून बनाया 1955 में। जी हां, इसे संशोधित किया गया, बार बार संशोधित किया गया। 1995 तक हम आते हैं। तो वक्फ अधिनियम 1995 ने वक्फ संपत्तियों के तंत्र का केंद्रीकरण स्थापित किया। 1995 में एक कानून बना, 1995 में एक कानून बना, जिसमें क्या किया? जिसने जो ये संपत्तियां चैरिटी की गई थी, जो संपत्तियां दान की गई थी, इसको मैनेज करने के लिए इसे सेंट्रलाइज किया, केंद्रीकृत किया। लेकिन याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व और समावेशिता के मामले में थोड़ी सी जो है इसमें क्रिटिकलिटी बरती गई, या आप कह सकते हैं कि उचित निर्धारण नहीं किया गया, यहां पर यह लिमिटेशन दे दी गई। ठीक, तो स्पेशलाइज क्या किया गया? इसमें विशेष रूप से दो ऐसी चीजें नजर आती हैं जो इसे विवादित बना देती हैं। एक वक्फ बाय यूजर और दूसरा इसका सेक्शन 14। ठीक,
ये क्या व्यवधान उत्पन्न करते हैं, क्या समस्या प्रदान करते हैं? इसने क्या किया, वक्फ प्रबंधन में गड़बड़ी और स्वेच्छाचारिता को जन्म दिया। ठीक, गड़बड़ी और स्वेच्छाचारिता कहां से आई? क्योंकि जब भी आपको विशेषाधिकार मिलते हैं तभी आप तानाशाह हो सकते हैं, तभी आप गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, तभी आप जो है स्वेच्छाचारी होकर के अनाचार करते हैं। जी हां, वक्फ प्रबंधन में गड़बड़ी और स्वेच्छाचार को जन्म इसलिए मिला कि इसके द्वारा जो वक्फ ट्रिब्यूनल था उसका निर्णय स्थायी होने लगा। ये वक्फ ट्रिब्यूनल जो है ये भारत की न्यायपालिका से अलग हो गया। आप ये कह सकते हैं कि भारत के नियम कानून संविधान न्यायपालिका से एक अलग नया सिस्टम जन्म लेने लगा। इसके निर्णय को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसके विरुद्ध अगर आपको अपील करनी है तो इन्हीं के पास जाना पड़ेगा। आप यह कह सकते हैं कि चोर की चोरी की शिकायत उसी चोर से करनी है जिसने चोरी की है। समय के साथ लोगों की मांग उठी, समय के साथ लोगों ने इसका प्रतिरोध किया और मुस्लिम समुदाय के उन लोगों से प्रतिरोध आया जिसके लिए यह संपत्ति थी और उन्हें उसका लाभ नहीं मिल रहा था। जी हां, तो नो डाउट ट्रिब्यूनल के द्वारा लिए गए निर्णय जब अस्थायी होने लगे और उस पर कानूनन पुनर्विचार संभव नहीं था तो कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी होने लगी। और इसके साथ साथ 1995 के वक्फ एक्ट के तहत हर राज्य में भी वक्फ बोर्ड बनाने का निर्णय लिया गया था और यह कंपलसरी था। दो चीजें, एक तो पहले इस वक्फ कानून में क्या किया गया, केंद्रीकरण किया गया, वक्फ का जो बोर्ड था वो केंद्रीकृत था, लेकिन साथ साथ हर राज्य में भी वक्फ बोर्ड बनाने का निर्णय लिया गया और कंपलसरी निर्णय लिया गया। अब सबसे बड़ी बात, इसका ट्रिब्यूनल का निर्णय था। इसके ट्रिब्यूनल का निर्णय कहीं भी चैलेंजेबल नहीं था और इनको वो अधिकार दिए गए कि ये जिस संपत्ति के बारे में अपना दावा करते थे उस संपत्ति के दावे को नकारने के लिए आप कहीं और नहीं जा सकते थे, इन्हीं के पास जाना था। मैं ही कह रहा हूं कि ये संपत्ति मेरी है और मेरे ही कहे गए कथन को गलत साबित करने के लिए आपको मेरे पास ही आना है। तो किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को जिसने खुद अधिकार अपना अपेक्षित किया है, उसे गलत साबित करना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको वास्तविक निर्णय चाहिए तो निर्णय एक ऐसे पक्ष के द्वारा होना चाहिए जिसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता थी और उस सुधार की आवश्यकता की दिशा में कदम बढ़ा। जी हां, और फिर आया 2025 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। तो अब मुद्दा यह है कि सबसे पहले यह जानना है कि इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का उद्देश्य क्या है। तो इस बदलाव का उद्देश्य यह था कि सबसे पहले कि पुराने वक्फ कानून में स्त्री और पुरुष में असमानता दिखाई देती थी, वक्फ बोर्ड में असमानता दिखाई देती थी। सामान्यतः जब हम मुस्लिम मैथोलॉजी को पढ़ते हैं तो ट्रिपल तलाक जैसी परंपराएं ये बताती हैं कि महिला, जो मुस्लिम समुदाय की महिला है, वह उपभोग के संसाधन के रूप में देखी जा सकती है। आप चाहे सल्तनत काल से लेकर मुगल काल या इस्लामिक इतिहास पढ़िए तो मुस्लिम समाज में महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार न मिलना, ठीक, एक पुरुष के द्वारा 4 विवाह करना, ठीक, 3 तलाक, 3 बार तलाक बोलने पर महिलाओं का उनसे अलग हो जाना, यह बताता है कि मुस्लिम समुदाय में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं रहा। इस कानून ने महिला और पुरुष को समान करने का प्रयास किया, जेंडर इक्वलिटी लाया। अब प्रत्येक वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाएं होनी कंपलसरी हैं इस नए कानून के तहत। तो अब महिलाओं के वारसी अधिकारों को संवैधानिक दृष्टि से क्या मिली, मजबूती। तो पहला आधार यह है, एक मुख्य बदलाव का उद्देश्य कि स्त्री पुरुष में जो हम समानता की बात करते हैं वो समानता वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्ति में भी होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारा क्या है, समावेशी प्रतिनिधित्व। जी हां, इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन। सामान्यतः हम देखते हैं कि हमारा नेतृत्व वही करता है जो समाज में या वैचारिक रूप से धनी हो या आर्थिक रूप से धनी हो। हमारे बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने कहा कि 21वीं सदी अर्थ की सदी होगी। तो सामान्यतः देखा गया कि जिसके पास जितनी मजबूती, चाहे सत्ता की मजबूती, चाहे अर्थ की मजबूती, चाहे विचारों की मजबूती, उसमें अर्थ और सत्ता की मजबूती वाला व्यक्ति ही नेतृत्व करता रहा। और यहां पर निर्णय लिया गया कि अब समाज का एक वर्ग ही निर्णय नहीं करेगा, नेतृत्व नहीं करेगा, तो समाज में मुस्लिम समुदाय में शिया वर्ग,
सुन्नी वर्ग, बोहरा वर्ग और अगनी वर्ग, जो ओबीसी वर्ग भी इसके साथ इंक्लूड रहा, इन सब को इस वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिले। क्योंकि अगर आप एक संस्था बना रहे हैं, जिसके लिए बना रहे हैं वह व्यक्ति उस संस्था में नहीं शामिल है, तो ना तो उस वर्ग की समस्या जान पाएंगे और ना ही उस वर्ग का समाधान कर पाएंगे। तो जब तक समस्या जानेंगे नहीं, समाधान निकलेगा नहीं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम लोकतंत्र के ध्वजावाहक हैं, दुनिया में सबसे विस्तृत लोकतंत्र है हमारा देश। तो उस लोकतंत्र में एक ऐसा बोर्ड है जो लोकतंत्र को झुठला रहा था। इस लोकतंत्र को साबित करने के लिए हमने ये नया कानून जो है लाया, और इस कानून के तहत समाज के उस सभी वर्ग को जिसका इस पर अधिकार था, उस वर्ग को इसमें शामिल किया। इसमें गैर मुस्लिम विशेषज्ञ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अन्य धर्म के लोग आपके धर्म के विषय में एक निर्णय नहीं बना सकते, एक मत नहीं बना सकते, क्योंकि इस वक्फ बोर्ड को जो संपत्ति दी जा रही थी वह सिर्फ मुस्लिम समुदाय के नहीं बल्कि सभी समुदाय के लोगों के द्वारा दी जा रही थी। तो इस विषय में भी कदम बढ़ा। कानून, प्रशासन और इंजीनियरिंग जैसे तमाम टेक्निकल क्षेत्र में गैर मुस्लिम विशेषज्ञ भी इसमें शामिल किए गए, ताकि हम सार्वभौमिकता की तरफ बढ़ सके। हम ये दुनिया को बता सके कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज भी भाई भाई हैं। उद्देश्य कहीं और है, ठीक, और जो है इसका उद्देश्य ही प्रगति और विकास है। इसके बाद हम देखें वित्तीय सुधार, फाइनेंशियल रिफॉर्म की बात करें या फाइनेंशियल गवर्नेंस की बात करें, तो वक्फ संस्थाओं को बोर्ड की वार्षिक आय का, ठीक, योगदान देना होता है। वक्फ संस्थाओं को, बोर्ड को वार्षिक, जैसे वक्फ संस्था को 1 लाख रुपए मिला, 10 लाख मिला, इस 10 लाख का 7% देना होता था बोर्ड को अपने खर्चे के लिए, बोर्ड को चलाने के लिए। सरकार ने जो है यहां पर मितव्ययिता का परिचय दिया और इस नए कानून के तहत इस 7% को हटाकर 5% कर दिया, ताकि अधिक से अधिक धन कल्याण में खर्च हो पाए। ठीक, तो ये संस्थागत आय 1 लाख से अधिक है। ठीक, कभी कभी होता क्या है कि हम आय अर्जित ज्यादा करते हैं, उसे प्रेजेंट कम करते हैं, और इसका भी समाधान निकाला गया कि अगर कोई संस्था, यदि कोई वक्फ संस्था 1 लाख से अधिक आय करती है, तो राज्य सरकार द्वारा या किसी सरकार द्वारा नियुक्त कोई ऑडिटर उसको ऑडिट करेगा कि अगर इतनी धनराशि आई तो वो कहां गई, किस मद से आई थी, किस मद में खर्च हुई। और यह निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब उसे ऑडिट किया जाए और ऑडिट भी निष्पक्ष हो। यदि हम ही खर्च करें और हम ही ऑडिट करें तो नो डाउट कमियां निकाली जा सकती हैं, कमियां हो जाएंगी। हम अपनी गलतियों को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट नहीं करते, हमारी गलतियां कोई और बताता है कि आप यहां गलत हैं, और जब कोई और गलतियां बताता है तो हम उसमें सुधार करते हैं। सीधा सा हमारे बुजुर्गों ने कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और यह उक्ति, यह लाइन यहां चरितार्थ होती नजर आ रही है। इसके साथ साथ देखें, लिमिटेशन एक्ट का प्रावधान किया गया। ठीक, अब वक्फ बोर्ड को संपत्ति वसूली के लिए समय सीमा लागू होगी। ठीक, एक समय निर्धारित किया जाएगा। किसी भी निर्णय का एक समय होता है, व्यक्ति के जीवन का समय है, सरकार का समय है, वक्फ बोर्ड का भी समय होना चाहिए, उसके लिमिटेशन का भी समय होना चाहिए, उसकी संपत्ति वसूली का भी समय होना चाहिए। और वो समय निर्धारित किया गया 12 साल, कि 12 साल के भीतर किसी संपत्ति पर दावा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है एक संपत्ति पे आप 200 साल बाद दावा करें, 100 साल बाद दावा करें, नहीं। यदि कोई संपत्ति आपकी है तो एक निश्चित समय के अंदर आप बताइए कि यह संपत्ति आपकी है, अन्यथा वो संपत्ति आपकी नहीं रह जाएगी। वो समय सीमा बहुत लंबी रखी गई है, 12 वर्ष। इससे पुराने कब्जों का लाभ उठाने की में सुविधा मिल सकती है। ठीक, 12 साल का समय बहुत होता है। इसके साथ साथ हम देखें तो दखलंदाजी और बदले हक, यस, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लगभग 58,900 संपत्तियों पर कब्जा दर्ज है, और सुधारों के जरिए जिला कलेक्टर को वसूली कार्यवाही करने की शक्ति दी गई। मतलब अब इसमें वक्फ की संपत्ति तक पहुंचने के लिए जिला का जो राजस्व अधिकारी है, जो जिला का रेवेन्यू अधिकारी है, जो जिला की भूमि का असली स्वामी है, उसके माध्यम से संपत्तियां दर्ज की जाएंगी।
अब मनमाने तरीके से इस पे संपत्तियां दर्ज नहीं की जा सकती। आपको संविधान, नियम, कानून के दायरे में चलते हुए चलते जाना है। आप एकला चलो का रास्ता नहीं बना सकते। यह सुधार आवश्यक था और यह सुधार किया गया। आगे चलते हैं। डिजिटलीकरण और रजिस्ट्रेशन। जी हां, आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है पारदर्शिता। सबसे ज्यादा जरूरी है पारदर्शिता। जी हां, पारदर्शिता जब तक नहीं होगी तब तक आप किसी भी कीमत पर जनता का विश्वास नहीं जीत पाएंगे और लोकतंत्र को प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। जब हम 21वीं सदी में डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ ही चुके हैं तो हर जगह खुली किताब होनी चाहिए ताकि आपके गिरेबान पर कोई हाथ ना लगा सके, आपके चरित्र पर कोई उंगली ना उड़ा सके, आपके आर्थिक प्रबंधन पर कोई चैलेंज ना कर सके। जी हां, तो वक्फ संपत्तियों को, जी हां, वक्फ अमेंडमेंट, जी हां, गवर्नमेंट के द्वारा, जी हां, WAMSI पोर्टल, एक पोर्टल बनाया गया, ठीक है, वक्फ संपत्तियों का। इस पोर्टल में 6 महीने के भीतर पंजीकृत कराना होगा ताकि दुनिया देख सके, ताकि पूरा भारत देख सके कि यह संपत्ति वक्फ की है। ठीक, इसके साथ साथ जो पुराने ट्रस्ट हैं, ठीक, अब वक्फ में नहीं नंबर किए जाएंगे, वे केवल मुस्लिम डोनेटेड ट्रस्ट शामिल होंगे। जी हां, अब केवल मुस्लिम डोनेटेड ट्रस्ट ही इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन लगाने की आवश्यकता थी जो लगाई गई। इसके साथ साथ देखें, वक्फ ट्रिब्यूनल और अपील प्रावधान, जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जो सबसे बड़ी समस्या थी वक्फ कानून को, उस पे जो है एक निर्णय लिया गया कि 2 सदस्यीय ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई, जैसे पहले ट्रिब्यूनल था, और इस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अब तक कहीं अपील नहीं हो सकती थी। लेकिन प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति इस ट्रिब्यूनल के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो फैसले के खिलाफ 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। मतलब अब वक्फ भारत के नियम, कानून, संविधान और न्याय प्रणाली से अलग नहीं होगा, अंततः उसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा। पुराने कानून के विपरीत अब ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम नहीं होगा, पहले ट्रिब्यूनल का निर्णय ही अंतिम होता था। ये ढेर सारे परिवर्तन आपको वक्फ कानून में देखने को मिल रहे हैं और परिवर्तन मैं आपको बताता हूं। जी हां, और परिवर्तन दोस्त ये है कि वक्फ कानून जो पूरी तरह से एक केंद्रीकृत एक ट्रिब्यूनल के साथ साथ चलता था, अब वह भारतीय संवैधानिक और भारतीय न्यायिक प्रणाली के साथ चलेगा। तो अब निर्णय यह करना है कि क्या पुराना कानून सही था या वर्तमान का कानून सही है। यह निर्णय मैं नहीं करूंगा। मैंने इस नए और पुराने कानून के सारे पहलू आपको बता दिए हैं। आपको निर्णय करना है कि पुराना कानून बेहतर था या फिर नया कानून बेहतर है। मैं अपने विचार क्या व्यक्त करूं, विचार और स्पष्टीकरण ये बता रहे हैं कि अगर लोकतंत्र में लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करना होगा। यहां व्यक्तितंत्र या स्वेच्छाचारिता या लाभतंत्र जैसी किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसके साथ साथ जब हम सबसे बड़े होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी हो जाती है। इसलिए दोस्त, मेरी समझ से लोकतंत्र को अगर आगे बढ़ाना है तो पारदर्शिता, ठीक, न्याय प्रणाली और आपकी जो व्यवस्थापिका है इसको साथ साथ लेकर के समावेशी तरीके से चलना होगा ताकि हम दुनिया में अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएं, कोई हम पे उंगली ना उठा पाए। क्योंकि आज का भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान रखता है, आज का भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी सकारात्मक छवि रखता है। इसलिए दोस्तों, इस वक्फ कानून पर हमें विचार करना होगा और एक अंतिम निर्णय तक पहुंचना होगा। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के साथ मेरी मुलाकात आपसे विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर होती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।